हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो हम अब तक डिस्कस कर रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 को। 1857 के रिवोल्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये जो रिवोल्ट था ये सिर्फ एक सिपॉय म्यूटिनी थी या फिर ये एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो इसके रिगार्डिंग हम अब अलग अलग स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखेंगे, उनके बीच डिफरेंसेस देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बीच। हम देखेंगे कि कैसे यूरोपियन स्कॉलर्स का जो ओपिनियन होगा इस रिवोल्ट के बारे में वो कैसे इंडियन स्कॉलर्स के ओपिनियन से अलग होगा। तो हमें नॉर्मली देखने को मिलेगा जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बायस्ड से भरा होगा। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो इस रिवोल्ट के प्रति प्रिजुडिस से भरा होगा। तो वो बायस्ड अप्रोच से इस रिवोल्ट को देखेंगे। अगर हम एक इंग्लिश स्कॉलर की बात करते हैं जिनका नाम है जॉन लॉरेंस और साथ ही साथ एक और स्कॉलर सीले, ठीक है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग 1850 का जो रिवोल्ट था सिर्फ और सिर्फ एक सिपॉय म्यूटिनी था। इनके अकॉर्डिंग ये जो सिपॉय म्यूटिनी थी ये पेट्रियोटिक नहीं थी बल्कि ये एक सेल्फिश सिपॉय म्यूटिनी थी। इन सब लोगों के जो है सेल्फिश मोटिव थे, ये कोई देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये लोग अपने सेल्फिश मोटिव के लिए लड़ रहे थे। साथ ही साथ इन लोगों का मानना था कि जो ये सिपॉय म्यूटिनी थी इसमें सिविलियंस का बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं था, इसलिए इन्होंने 1857 के रिवोल्ट को सिर्फ और सिर्फ सिपॉय म्यूटिनी कहा। एक और इंग्लिश स्कॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें जिनका नाम था लर्रीस, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक वॉर थी ये वॉर थी रिलीजियस फैनेटिक्स द्वारा की गई। ऐसे लोग जो कट्टर कह सकते हैं हम उनको, अपने धर्म के प्रति कट्टर थे, उन लोगों के द्वारा की गई एक वॉर थी ये। इसके अकॉर्डिंग हिंदू और मुस्लिम एक होकर के हिंदू और मुस्लिम एक होकर के क्रिश्चियन से लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे? क्रिश्चियन से लड़ेंगे। ये था इसका पॉइंट ऑफ व्यू रीस का। इसके अलावा हम अलग इंग्लिश स्कॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें जिसका नाम है टी.आर. होम्स। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये जो वॉर थी ये सिविलाइजेशन वर्सेस बारबरिज्म की वॉर थी। सिविलाइजेशन वर्सेस बारबरिज्म, इनके अकॉर्डिंग जो अंग्रेज़ थे ऑब्वियसली वो सिविलाइज थे और जो सिपॉय थे वो बारबेरिक थे। तो इनके अकॉर्डिंग सिविलाइजेशन वर्सेस बारबरिज्म की लड़ाई थी ये जो 1857 का रिवोल्ट था। इसके अलावा हम देखेंगे कि एक इंग्लिश स्कॉलर जिनका नाम है जूडिथ ब्राउन, वो कहेंगे कि वो एक्सेप्ट करेंगे कि जो वेस्टर्न ऑथर्स हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वेस्टर्न ऑथर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बायस्ड है। वो क्या है? बायस्ड। और ये चीज़ एक्सेप्ट की जाएगी जूडिथ ब्राउन के द्वारा। अगर हम इंडियन स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उसमें अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, जी हाँ, ये वही सर सैयद अहमद ख़ान है जो अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया ब्रिटिशर्स को रिवोल्ट के लिए। इनके अकॉर्डिंग लोगों के अंदर जो है जनरल डिस्कंटेंट था लोगों के अंदर, और इस डिस्कंटेंट का कारण अंग्रेज़ खुद थे, ये था मानना सर सैयद अहमद ख़ान का। अगर हम वहीं पर वी डी सावरकर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, विनायक दामोदर सावरकर का, तो इनके अकॉर्डिंग 1857 का जो रिवोल्ट था वो था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस। तो ये कहेंगे कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस। वहीं अगर हम कुछ और इंडियन ऑथर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो वो इस चीज़ को मना करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, इसमें कोई ऑल इंडिया फीलिंग नहीं थी इस रिवोल्ट में। इस रिवोल्ट के अंदर हमें मॉडर्न नेशनलिज्म देखने को नहीं मिलता। हालांकि हाँ, हम ये मानते हैं कि वो लोग जो है अपने हकों के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, वो लोग अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, और यही चीज़ आगे जा कर के नेशनलिज्म की ओर ले जाएगी देश को। ठीक है, तो हम अगर वी डी सावरकर के बाद एक और इंडियन स्कॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हम अब देखेंगे आर सी मजूमदार का पॉइंट ऑफ व्यू। तो आर सी मजूमदार के अकॉर्डिंग ये जो वॉर थी इट वाज नाइदर फर्स्ट, इट वाज नॉट ट्रेडिशनल एंड इट वाज नॉट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
तो यानी कि आरसी मजूमदार का मानना था ना ही ये पहली थी, ना ही ये नेशनल लेवल की वॉर थी, और ना ही ये इंडिपेंडेंस की वॉर थी। हालांकि आरसी मजूमदार ये तो कहेंगे कि ये पैन इंडिया नहीं थी, पर ये बात मानेंगे कि ये जो 1857 का रिवोल्ट था, ये इंडिया को धीरे धीरे ले जाएगा डेमोक्रेसी की तरफ और एक सोवरेन स्टेट की तरफ। ये जो रिवोल्ट था ये फ्यूचर में नेशनलिज्म की भावना को जागृत करने के दिशा में ले जाएगा देश को। पर इसीलिए ये इस रिवोल्ट को एक सिग्निफिकेंट इवेंट कंसिडर करेंगे इंडियन हिस्ट्री में, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का कोर्स जो है वो फ्यूचर में डिसाइड करेगा। एक और इंडियन स्कॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें हम अगर सुरेंद्र नाथ सेन का, तो इनके अकॉर्डिंग ये एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। इनके अकॉर्डिंग ये एक वॉर थी जो स्टार्ट हुई थी धर्म की रक्षा के लिए, पर बाद में ये वॉर कन्वर्ट हो जाएगी एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो ये कहेंगे कि ये जो वॉर थी रिलीजन की प्रोटेक्शन के लिए शुरू हुई थी, वो कन्वर्ट हो जाएगी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। वहीं हम अगर जवाहरलाल नेहरू का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उनके अकॉर्डिंग ये फ्यूडल आउटबर्स्ट था। ठीक है, अगर हम जवाहरलाल नेहरू जी का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इनके अकॉर्डिंग ये जो 1857 का रिवोल्ट था ये एक फ्यूडल आउटबर्स्ट था, और ये कहेंगे कि एक फ्यूडल आउटबर्स्ट था जो एक डेवलप होगा एक एंटी कॉलोनियल एलिमेंट में। एक फ्यूडल आउटबर्स्ट जो कि धीरे धीरे डेवलप होगा एक एंटी कॉलोनियल एलिमेंट में। तो हम देखेंगे कि अलग अलग स्कॉलर्स के हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखने को मिलेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के प्रति। तो इस तरह से हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखेंगे। बाकी पहले बिलीव था, एक अर्लियर बिलीव था कि ये जो था आपका रिवोल्ट ये अनप्लैंड था, ये मानना था पहले लोगों का। पर बाद में कई चीज़ें ऐसी सामने आई जिससे ये पता चला कि नहीं, काफ़ी हद तक प्लानिंग भी इन्वॉल्व थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चपाती और कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया था एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टू कन्वे मैसेज टू म्यूटिनी सोल्जर्स। म्यूटिनी सोल्जर्स को आपस में जो मैसेज कन्वे करने के लिए इन लोगों ने चपाती का इस्तेमाल किया था और कमल के फूल का भी इस्तेमाल किया था कम्युनिकेशन के लिए। बाकी अगर हम देखेंगे कि जो ये आपका रिवोल्ट हुआ, इस रिवोल्ट के बाद बहुत सारे चेंजेस लाए जाएंगे अंग्रेज़ों के द्वारा 1857 के रिवोल्ट के बाद। और इतने सारे चेंजेस लाया जाना अंग्रेज़ों के द्वारा ये सिग्निफाई करता है कि ये जो रिवोल्ट था इट वाज नॉट अ फेलियर। दिस रिवोल्ट वाज नॉट अ फेलियर। ये चीज़ सिग्निफाई करती है कि अंग्रेज़ों के द्वारा इस रिवोल्ट के बाद बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। तो हुआ क्या कि अंग्रेज़ों ने फिर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया भारत से, और फिर उसके बाद क्राउन जो है ब्रिटिश क्राउन वो खुद अपने हाथों में सत्ता ले लेगा। हालांकि हम ये चीज़ जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ चेहरा हटाया जा रहा है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिट्स इंडिया एक्ट में कि किस प्रकार जो है एक तरह से क्राउन ही कंट्रोल कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगर हम रिवोल्ट के आउटकम्स की बात करें कि इस रिवोल्ट के क्या आउटकम्स रहे, तो हमें अलग अलग आउटकम्स देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल आउटकम्स थे, इकोनॉमिक आउटकम्स भी होंगे, सोशियो कल्चर आउटकम्स भी देखने को मिलेंगे, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी देखने को मिलेंगे, और तो और मिलिट्री में भी हमें कुछ ना कुछ कंसिक्वेंसेस देखने के लिए मिलेंगे इस रिवोल्ट की वजह से। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद एक आर्टिकल आया था ब्रिटेन के न्यूज़पेपर में, एक संडे रिव्यू के अंदर लंदन में। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर का डाउनफॉल नहीं हुआ, बल्कि उनकी कंसोलिडेशन भी हुई। इंस्टेड ऑफ डाउनफॉल उनकी कंसोलिडेशन हुई, और साथ ही साथ उनका जो एम्पायर था ईस्ट के अंदर उसकी परमानेंस हुई। तो ऐसा दिया हुआ था उसमें। तो हम देखेंगे इस चीज़ को कि ये पॉइंट ऑफ व्यू किस बारे में हमें बता रहा है, क्योंकि इन्होंने इस रिवोल्ट के बाद ऐसे चेंजेस लाए
कि हम देखेंगे फिर अगले 90 सालों तक कोई बहुत ही बड़ी म्यूटिनी या फिर रिवोल्ट नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोग भारतीयों के वेपन्स तक ले लेंगे ताकि भारतीयों की जो रिवोल्ट करने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाए। अंग्रेज़ डिसाइड करेंगे कि हमें भारत के प्रति अपनी पॉलिसीज़ को रीओरिएंट करने की ज़रूरत है, हमें अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में ऐसे रिवोल्ट ना हों। तो अब हम अगर बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की, और 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या चेंजेस आए, तो अब हम अगर उनकी बात करें तो सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड पाल्मरस्टोन के द्वारा एक बिल इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। पर ये बिल पास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में ये बिल जो है पास हुआ था। ये इस बिल को जिस नाम से जाना जाता है वो है एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक और नाम से इस बिल को जाना जाता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1857, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, सॉरी 1858 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो ये पास हुआ था 2 अगस्त 1858 को, ठीक है। और इस एक्ट के पास होने के बाद क्या हुआ इस एक्ट में ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब जो पावर है, सत्ता है, वो क्राउन के हाथ में चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता सीधी क्राउन के हाथ में चली गई। और जो चीज़ इस एक्ट में कही गई वो ये कही गई कि अब से जो है गवर्नर जनरल की जगह जो पोजीशन दी गई, इस पोजीशन को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया वाइस रॉय का। वाइस का मतलब होता है सेकंड और रॉय का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो ब्रिटेन की क्राउन है उसका रिप्रेजेंटेटिव वही वाइस रॉय हुआ। वाइस का मतलब सेकंड, रॉय का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, यानी क्राउन के बाद जो सेकंड रिप्रेजेंटेटिव है वो पर्सन है वाइस रॉय भारत के अंदर। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग आए होंगे भारत में। 1856 में आए थे लॉर्ड कैनिंग एज गवर्नर जनरल। ये किसके बाद आए थे? ये आए थे डलहौजी के बाद। तो लॉर्ड कैनिंग 1856 में आया था भारत में एज अ गवर्नर जनरल, और फिर लॉर्ड कैनिंग ही बनेगा भारत का पहला वाइस रॉय। और इस 1850 के एक्ट में ये भी कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ब्रिटेन के अंदर, उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इन बॉडीज़ का कोई भी यूज़ नहीं रहेगा। इनमें बैठे गए लोगों को हटाया गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब हटा दिया गया था भारत के अंदर से। एक नया काउंसिल बनाया जाएगा, एक नई बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस बॉडी का नाम होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया काउंसिल, ठीक है। इस काउंसिल में आपके 15 मेंबर होंगे, ठीक है। कितने मेंबर होंगे? 15 मेंबर होंगे आपके इस काउंसिल में। तो पर यहाँ पर हमें एक और स्टोरी जो देखने को मिलेगी वो है गंगाधर ही है शक्तिमान की स्टोरी। यानी कि जैसे हमें पता है, अगर आपने देखा होगा बचपन में या फिर आपकी जनरेशन से थोड़ा पहले बचपन में, हमारे बचपन में तो आता था शक्तिमान आता था, तो उसमें गंगाधर ही जो है वही शक्तिमान होता था। अगर आपने स्पाइडरमैन देखी होगी तो आपको पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो वैसा ही यहाँ पे भी है। इन्होंने बोलने के लिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया, पर जो लोग आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थे, जो लोग आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में थे, उन्हीं लोगों को घुमा फिरा के यहाँ पर जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया काउंसिल बनाया गया उसमें बिठा दिया गया था। इन्हीं लोगों को यहाँ पर बिठा दिया गया था। ओके। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो 1 नवंबर 1858 को क्वींस की ब्रिटेन की क्वीन की प्रोक्लेमेशन होगी इलाहाबाद में, यानी कि एक अनाउंसमेंट की जाएगी ब्रिटेन की रानी की तरफ से। ये अनाउंसमेंट होगी इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद इसलिए क्योंकि इलाहाबाद ही सिग्निफाई करता है आपका मुग़ल मोनार्की का अंत जो है वो इलाहाबाद सिग्निफाई करता है। क्योंकि हमने देखा था बैटल ऑफ बक्सर के बाद
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में। और उसी के ट्रीटी के बाद तो एक तरह से हमने देखा कि मुग़लों का एक तरह से अंत ही हो गया था, है ना। तो इस वजह से जो इलाहाबाद सिग्निफाई करता है मुग़ल मोनार्की का एंड। ओके, तो टू रीइटरेट दैट क्वींस प्रोक्लेमेशन, ये कहा गया था कि इस जो ये क्वींस प्रोक्लेमेशन हुई 1858 में, 1 नवंबर 1858 में, इसमें ये कहा गया इनके द्वारा कि ये तो भारत के लिए मैग्ना कार्टा है। ये मैग्ना कार्टा अर्थात कि जब कोई बहुत ही बड़े फंडामेंटल चेंजेस ला रहे हों तो ऐसा शो किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। ये चीज़ जो प्रोक्लेमेशन में कही जा रही है ये भारत के लिए एक मैग्ना कार्टा है, हम आपके लिए फंडामेंटल चेंजेस लेकर के आए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सी पास की गई चीज़ें वापस ली गई ताकि भारत में दोबारा से बगावत ना हो। ये चीज़ वापस ली गई थी इसमें क्वींस प्रोक्लेमेशन के अंदर, ठीक है। और हम फ्यूचर में देखेंगे 1876 में एक केसरे हिंद का जो टाइटल है वो भी दिया जाएगा रानी को, और ये टाइटल दिया जाएगा दिल्ली दरबार में। दिल्ली में एक बहुत बड़ा जो है दरबार ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा जिसके अंदर 1876 में क्वीन को, ब्रिटेन की क्वीन को टाइटल दिया जाएगा केसर हिंद का, ठीक है। बाकी एक और पर्सन जो अपॉइंट किया जाएगा ब्रिटिश कैबिनेट से, ठीक है। ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये कहा गया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, ये बात कही गई कि ब्रिटिश कैबिनेट से एक मेंबर अपॉइंट किया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। और ये जो व्यक्ति होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसका काम होगा गवर्नेंस ऑफ इंडिया। जितने भी मैटर्स होंगे इंडिया की गवर्नेंस से रिलेटेड वो ये हैंडल करेगा। और ये व्यक्ति किसका मेंबर होगा? ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा। इस व्यक्ति को जो है काउंसिल दिया गया था एडवाइस करने के लिए, इसको एडवाइस देने के लिए काउंसिल भी बनाया गया था, जिस काउंसिल को कहा गया था इंडिया काउंसिल, जिसके 15 मेंबर्स थे, हमने देखा अभी अभी, है ना। इस इंडिया काउंसिल के कितने मेंबर्स थे? 15 मेंबर्स थे। और जो चीज़ कही गई थी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, वो ये कही गई थी कि अब से गवर्नर जनरल को जो है टाइटल दिया जाएगा वॉइस रॉय का, और वॉइस रॉय अर्थात पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। वॉइस रॉय मीन्स पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। दो ये जो मेजर लिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अब हम कह सकते हैं कि एक तरह से डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर ली थी इंडिया को रूल करने की। किस चीज़ की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर ली थी? इंडिया को रूल करने की। ओके, तो सो इन दिस वे ये सब चीज़ें कही गई थी 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। अगर हम बात करते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन की, जो क्वींस प्रोक्लेमेशन हुआ आपका 1 नवंबर को, तो हाँ 1 नवंबर 1858 को जो क्वींस प्रोक्लेमेशन यानी कि जो अनाउंसमेंट हुई थी इलाहाबाद के अंदर, उसमें जो चीज़ें इन्होंने अनाउंस की वो ये था कि अब से जो लॉर्ड कैनिंग है वो वॉइस रॉय बनेगा भारत का। लॉर्ड कैनिंग की सैलरी जो होगी वो होगी 2.5 लाख रुपए पर मंथ। कितनी? 2.5 लाख रुपए पर मंथ। और ये भी कहा इन्होंने क्वींस प्रोक्लेमेशन के अंदर कि अब से जो है हम लोग जो है आपके सोशियो कल्चरल आइडियाज़ के ऊपर कुछ भी इम्पोजिशन नहीं करेंगे। आपके ऊपर हम सोशियो कल्चरल आइडियाज़ जो है ज़बरदस्ती थोपेंगे नहीं। और तो और साथ ही साथ इनके द्वारा ये भी कहा गया कि अब से जो है प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स नहीं किया जाएगा। कोई भी प्रिंसली स्टेट को हम उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं करेंगे। बस पर ये चीज़ इसके साथ ये होगा कि अब से शुरुआत होगी पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन की। पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन यानी कि आप लोग जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहोगे, आप लोग कोई बगावत मत करना, और हम लोग जो है आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम लोग आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और ये भी कहा गया कि जो
लॉयल स्टेट्स होंगे उन लोगों को अवॉर्ड भी किया जाएगा। जो लोग ब्रिटिश क्राउन के प्रति लॉयल रहेंगे उन लोगों को अवॉर्ड भी किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि अब से जो है ऑफिस एक्सेप्टेंस होगी सबके लिए, यानी कि कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा भारतीयों के साथ। कोई भी व्यक्ति अब जो है हायर ऑफिसेस को ज्वाइन कर पाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि भारतीयों को सिर्फ लोअर ऑफिसेस के अंदर ही रखा जाता था। इसके अलावा जो क्वींस प्रोक्लेमेशन में कहा गया वो ये कहा गया कि आप लोगों के जो एंशियंट राइट्स हैं, आप लोगों के जो कस्टम्स है, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। वी विल रिस्पेक्ट यूर एंशियंट राइट्स एंड यूर कस्टम्स। और तो और ये भी कहा गया कि ऐसे लोग जिन लोगों ने डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल का मर्डर नहीं किया है उन लोगों को जो है क्लीमेंसी दी जाएगी, उन लोगों को जो है माफ़ी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? उन लोगों को क्लीमेंसी दी जाएगी। ओके, लेट मी राइट इट अगेन। उन लोगों को क्लीमेंसी दी जाएगी। ओके, क्लीमेंसी यानी कि माफ़ कर दिया जाएगा उन लोगों को। इसके अलावा ज़मींदारों को ये कहा गया कि आप लोगों की ज़मीन जो है वो आप लोगों को वापस दे दी जाएगी। आप लोगों को आपकी ज़मीन वापस दे दी जाएगी। अंग्रेज़ ये दिखाना चाहते थे कि हम बहुत बड़े रिफॉर्म्स ला रहे हैं, क्योंकि वो ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब वो बैक फुट पर चले गए थे। उन लोगों को जो है 1857 के रिवोल्ट ने हिला कर रख दिया था, तो इसलिए वो इतने सारे चेंजेस ला रहे थे ताकि भविष्य में फिर से ऐसा रिवोल्ट ना हो। और तो और जितने भी रूलिंग चीफ्स थे यानी कि राजा वगैरह थे देश में, उनको ये अश्योरेंस दी गई कि आप लोगों की टेरिटरी कभी भी फ्यूचर में एनेक्स नहीं की जाएगी। उन लोगों को कहा गया कि आप लोग जो है अपना राज्य जो है वो अपने वंशज को जो है वो पास ऑन कर सकते हो। अगर आपका सन जो है अडॉप्टेड भी है तो भी आप उसको अपना राज्य पास ऑन कर सकते हो अब से, यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसको हटा दिया गया। हाउएवर ये कहा गया कि आप लोगों को जो है ब्रिटिश क्वीन को अपना सोवरन मानना है, यानी कि आप लोग हमेशा ब्रिटिश क्वीन के अंडर रहोगे, आप लोग ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंडर रहोगे। तो इस तरह से इंडियन रूलर्स को अलाउ किया गया था कि वो अपने किंगडम्स को होल्ड करके रख सकते हैं, पर आपको एज अ सबॉर्डिनेट ऑफ ब्रिटिश क्राउन रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो चीज़ हुई वो ये हुई कि मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टी थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिस्केट की गई थी इस पीरियड में। द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वर कॉन्फिस्केटेड इन द रीजन अराउंड दिल्ली, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो मानना था वो ये मानना था कि मुस्लिम जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे 1857 के विद्रोह के लिए काफ़ी हद तक। तो ये लोग जो है मुस्लिम्स को सस्पिशन और हॉस्टिलिटी के साथ देखते थे। तो ब्रिटिशर्स ने साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया कि वो भारतीय कस्टम्स और रिलीजियस वैल्यूज़ और सोशल प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट करेंगे। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के द्वारा पॉलिसी बनाई गई लैंडलॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ज़मींदार्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार्स को उनकी जो लैंड है उसके ऊपर जो है सिक्योरिटी राइट्स दिए गए कि आपकी जो लैंड है वो आपकी ही रहेगी। और अगर हम बात करें आर्मी के अंदर भी उन्होंने फिर चेंजेस लाने की शुरुआत की। वो लोग क्या करेंगे, अब आर्मी के अंदर होमोजेनिटी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश, मतलब अब तक जो है आर्मी के अंदर जो है होमोजेनिटी होती थी। आर्मी में जो मेन चेंजेस लाए गए, एक तो ये लाया गया कि ये डिसाइड किया इन्होंने कि जो प्रोपोर्शन होगा आपसे इंडियन सोल्जर्स का आर्मी के अंदर उसको हम लोग कम कर देंगे और यूरोपियन सोल्जर्स को का नंबर जो है हम बढ़ा देंगे। ऐसा किस लिए? क्योंकि इन्हें अब उतना ज़्यादा भरोसा रहा नहीं था ना भारतीय सोल्जर्स के ऊपर, क्योंकि भारतीय सोल्जर्स ने तो म्यूटिनी कर दी थी। तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि भारतीय सोल्जर्स का जो नंबर है, प्रोपोर्शन है आर्मी में, उसको कम करेंगे और जो यूरोपियन सोल्जर्स है उनका नंबर हम बढ़ाएंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हम जो है सोल्जर्स जो हैं वो डायरेक्टली अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के रीजन से नहीं रिक्रूट करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स रिक्रूट करेंगे गोरखा से, सिख से और पठान से,
क्योंकि इन्होंने विद्रोह नहीं किया था। गोरखा, सिख और पठानों ने विद्रोह नहीं किया था, विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया था। जबकि अगर हम देखेंगे अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया के रीजन से पार्टिसिपेशन हुई थी रिवोल्ट के अंदर। इसलिए अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया के रीजन से अब रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, बल्कि रिक्रूटमेंट करेंगे तो वो हम करेंगे गोरखास से, सिखों से और पठानों से। इसके अलावा जो हमें रेशियो में चेंजेस देखने को मिलते हैं वो ये है कि अब ये डिसाइड करते हैं कि बंगाल से के अंदर जो आर्मी है वहाँ पर एक गोरा सैनिक रखेंगे हम 2 भारतीय सैनिकों के रेशियो में, और मद्रास और बॉम्बे के अंदर हम 1 गोरा सैनिक रखेंगे और 3 भारतीय सैनिकों का रेशियो रखेंगे मद्रास और बॉम्बे के अंदर। कुछ एरियाज़ में 2:5 भी हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग रेशियोज़ थे। इसके अलावा ये भी डिसाइड करेंगे कि जो क्रिटिकल पोजीशंस हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन ऑफिसर्स को ही रखा जाएगा। क्रिटिकल आर्मी की पोजीशंस पर सिर्फ यूरोपियन लोगों को रखा जाएगा। और हम देखेंगे कि यूरोपियन सोल्जर्स का नंबर जो है वो 45,000 से बढ़ा करके 65,000 कर दिया गया, और भारतीय सोल्जर्स का जो नंबर था वो 2,38,000 से घटा करके 1,90,000 कर दिया इन लोगों ने। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि मार्शल और नॉन मार्शल रेस का टैग देना शुरू करेंगे ये अंग्रेज़ लोग। तो ये लोग क्या करेंगे, वो कम्युनिटीज़ जो रिवोल्ट के अंदर इन्वॉल्व थी उन लोगों को कह देंगे कि तुम लोग नॉन मार्शल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राह्मण्स अब तक जो बंगाल की आर्मी के अंदर डोमिनेट करते थे उन लोगों को कह दिया गया कि आप लोग नॉन मार्शल हो। इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया जैसे रीजन से जहाँ से रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेशन हुई थी वहाँ की रेसेस को हम नॉन मार्शल कहेंगे, वहाँ से अब हम रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। और ऐसे लोग जो लॉयल थे ब्रिटिशर्स के, जिन लोगों ने ब्रिटिशर्स की मदद की थी 1857 के रिवोल्ट के अंदर, उन लोगों को कहा गया कि आप लोग जो है मार्शल रेस हो, हम आप लोगों से रिक्रूट करेंगे। तो पंजाब, नेपाल और नॉर्थ वेस्ट को कहा गया कि आप लोग मार्शल रेस हो। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि डिवाइड एंड रूल करेंगे अंग्रेज़ इसके आर्मी के अंदर। कास्ट बेसिस पर भी ये काफ़ी रेजिमेंट्स बनाएंगे, क्योंकि इनका प्लान था कि अगर फ्यूचर में भी रिवोल्ट होगा तो रेजिमेंट वर्सेस रेजिमेंट करवा देंगे। अगर कोई एक रेजिमेंट सपोज़ रिवोल्ट करती है तो वहीं दूसरी कास्ट की अलग रेजिमेंट को हम उससे रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस रिवोल्ट को रोकने के लिए। आज की डेट में भी इंडियन आर्मी के अंदर आपको रेजिमेंट्स के नाम कास्ट के ऊपर दिख जाएंगे, पर रिक्रूटमेंट जो है वो कास्ट बेसिस पर बिल्कुल भी नहीं होती है। बाकी हम ये भी देखेंगे कि जो इन्होंने पंजाब, नेपाल और नॉर्थ वेस्ट को मार्शल रेस डिक्लेयर कर दिया था तो वहाँ से न्यू रिक्रूटमेंट्स करेंगे ये, है ना। जबकि पहले रिक्रूटमेंट करते थे ये बिहार, अवध और सेंट्रल इंडिया जैसे एरिया से भी रिक्रूटमेंट करते थे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि डिफेंस एक्सपेंडिचर अंग्रेज़ों का बढ़ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ सैनिकों का ये नंबर बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी सैलरी भी ज़्यादा ही होगी, तो इस वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ भी बढ़ेगा ही। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ बढ़ रहा है ये हमने देख लिया क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। और एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अधिक यूरोपियन सोल्जर्स अब से होंगे तो उनको तो ये ज़्यादा सैलरी ही देते थे, तो इस वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ भी बढ़ेगा। बाकी प्रिंसली स्टेट्स को ये कहा गया कि आप लोग सबऑर्डिनेशन में ही रहोगे ब्रिटिश क्राउन के, आप लोग जो हैं हमारे साथ लॉयल रहना तो आप लोगों को हम लोग अवॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो लॉयल प्रिंसेस थे 1857 के रिवोल्ट में, जो इनके साथ लॉयल रहे, उन लोगों को इन्होंने इंक्लूड किया बोर्ड ऑफ प्रिविलेज्ड में। इन लोगों को बोर्ड ऑफ प्रिविलेज्ड में इन्होंने इंक्लूड किया। और साथ ही साथ हम देखेंगे 1862 में एक ये अवार्ड भी देंगे लॉयल राजाओं को, और इस जो ये अवार्ड दिया जाएगा, एक टाइटल दिया जाएगा, एक तरह का नया ऑर्डर दिया जाएगा, और इस टाइटल का या इस ऑर्डर का नाम था स्टार ऑफ इंडिया। तो स्टार ऑफ इंडिया जो है नया ऑर्डर वो दिया जाएगा ऐसे राज्यों को जो इनके प्रति लॉयल रहे थे, पर रियलिटी में तो इनका काटा ही गया था, है ना, क्योंकि बिना एनेक्सेशन के इनकी बहुत सारी शक्तियाँ इनसे छीन ली गई थी।
और कई बार तो ब्रिटिशर्स इनके इंटरनल मैटर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते थे। तो इस तरह से हम देखेंगे कई राज्यों को पनिश भी किया था इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने, मिसमैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और इनका यूज़ भी किया था प्रिंसली स्टेट्स का इन्होंने, अंग्रेज़ों ने उनके साथ पार्टनरशिप करके इन इन लोगों की, प्रिंसली स्टेट्स की ये मदद भी लेंगे वर्ल्ड वॉर्स के अंदर, है ना। फिर भविष्य में जा कर के 20 फरवरी 1947 को हम देखेंगे कि क्लेमेंट एटली की एक स्टेटमेंट आती है, और उस स्टेटमेंट के बाद जो है कई राज्यों को ये सपना भी आएगा कि हम लोग जो है अब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारा राज्य इंडिपेंडेंट हो जाएगा। खैर इस सब चीज़ को हम डिटेल में करेंगे। बाकी इतना ये है कि 20 फरवरी 1947 तक तो अब जो ये प्रिंसली स्टेट्स है ये सबऑर्डिनेट यूनियन में ही रहेंगे, अंग्रेज़ों के सबऑर्डिनेट यूनियन में ये लोग रहेंगे। बाकी हम देखेंगे कि कैसे अ, हमने देखा कि कैसे जो इस 1857 के रिवोल्ट में जो है इंडियन मिडिल एडुकेटेड क्लास जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनकर रहेगी इस रिवोल्ट में। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम ने जो है रिवोल्ट अभी तो रोक लिया, पर अब हमें जो कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स कंटिन्यूसली लाने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर में ऐसे रिवोल्ट ना हों। तो इन रिफॉर्म्स को लाने की रास्ते में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर क्वींस प्रोक्लेमेशन भी आएगा, है ना। तो हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो सिर्फ पावर ट्रांसफ़र का दिखावा ही था ना, क्योंकि एक्चुअल में तो हमने देखा पिट्स इंडिया एक्ट के बाद से स्टार्टिंग से ही क्राउन ही कंट्रोल कर रहा था एक तरह से इनडायरेक्टली। फिर हम देखेंगे 1860s में ये लोग और भी रिफॉर्म्स लाएंगे, क्योंकि इन लोगों को समझ आ चुका था अगर एक कारण जो था रिवोल्ट्स का तो उसमें ये भी था कि हमारे पुलिसिंग सिस्टम के अंदर फेलियर था, हमारे इंटेलिजेंस के अंदर फेलियर था, हम लोग टाइमली जज नहीं कर पाए कि भारतीय लोग क्या चाहते हैं। तो इस तरह से 1807 में 1860 में ये लोग पुलिस एक्ट लाएंगे, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि ये इंडियन पीनल कोड भी लाएंगे और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी लाएंगे। तो इस तरह से ये लोग जो है लीगल सिस्टम को टाइट करेंगे ताकि भविष्य में और ज़्यादा रिवोल्ट्स ना हो। ये लोग जो हैं फिर प्रेशर क्रिएट करेंगे प्रेस के ऊपर भी, लीगल एक्ट्स बनाकर ये प्रेस के ऊपर जो है प्रेशर क्रिएट करेंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि लिटरेचर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिवोल्ट्स के पीछे का, ठीक है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि अब हम टॉप डाउन सोशल रिफॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, देयर विल बी नो टॉप डाउन सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हो गया कि वो लोग जो है भारतीय लोगों का रिएक्शन इसलिए भी नहीं देख पाए क्योंकि लोअर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही थे भारतीय, सिर्फ जो भारतीय जो है वो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो अब्सेंट थे, देवर अब्सेंट इन द टॉप एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय अब तक सिर्फ लोअर एडमिनिस्ट्रेशन में थे, और इस वजह से अंग्रेज़ों को रियलाइज़ होगा कि ये भी एक कारण है कि हम देख नहीं पाए कि भारतीयों का जो रिएक्शन है वो क्या है। और तो हमारी जो पॉलिसी थी यूरोपियनाइजेशन की, जिसके अंडर हम सिर्फ टॉप पोजीशंस पर सिर्फ यूरोपियंस को ही रखते थे, हमें उस यूरोपियनाइजेशन की पॉलिसी को रोकने की ज़रूरत है। हमें सिविल सर्विसेज के अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, हमें सिविल सर्विसेज में इंडियंस को इंक्लूड करने की ज़रूरत है मिडल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ताकि हम तक जो है वो भारतीयों की बात भी पहुंच पाए। तो इस तरह से हम देखेंगे 1861 में 1861 में ये लोग लाएंगे इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। तो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट लाया जाएगा ताकि भारतीयों को अलाउ किया जा सके सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए। 1853 के पीरियड में 1853 में डलहौजी के कंटेम्प्रेरी पीरियड में एक मकौले जो है उसको बनाया जाता है हेड ऑफ अ कमीशन फॉर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के लिए एक कमीशन जो बनाया गया था उसका हेड बनाया जाता है मैकॉले को।
तो मैकॉले उस कमीशन की रिपोर्ट में ये कहता है कि भारतीयों को हमें एडमिनिस्ट्रेशन में हायर पोस्ट पर भी अलाउ करना चाहिए, पर उस समय कोई बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देता इस बात को। पर रिवोल्ट के बाद हम देखेंगे 1857 के रिवोल्ट के बाद कि इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया और इस एक्ट को पास किया गया, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट को 1861 में, जिसकी वजह से फिर भारतीयों को जो है इंक्लूड किया जाएगा मिडल एडमिनिस्ट्रेशन में। हालांकि कुछ समस्याएं इसके बाद भी हमें देखने को मिलेगी। 1861 से लेकर के 1922 तक के पीरियड में हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी कि बीच में हम देखेंगे कि मैक्सिमम एज को इस एग्ज़ाम को देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 19 साल किया गया था। सिलेबस भी जो है वो ब्रिटिशर्स अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे। तो ये जो चेंजेस था, जैसा 19 साल तक की मैक्सिमम एज के चेंज वाला चेंज, ये चेंज लाया गया था आपका वॉइस रॉय लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लिटन के द्वारा लाया गया था ये चेंज। तो हमने देखा कि कैसे 1861 में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया सिविल सर्विसेज एक्ट। ओके, इसके अलावा एक और जो चीज़ थी वो ये थी कि अंग्रेज़ों को ये भी समझ आया था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने भारतीयों को नहीं दी, तो ये भी एक कारण है रिवोल्ट के पीछे का। क्या कारण है? कि हमने भारतीयों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे 1861 के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट। ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, ये इसलिए ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ये भारतीयों को दिखाएंगे कि देखो हम लोग आपको भी लेजिस्लेचर के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, हम लोग जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो पास किया जाएगा चार्ल्स वुड के द्वारा। ठीक है, चार्ल्स वुड जो है ये वही चार्ल्स वुड है जिसने भारत में वुड्स डिस्पैच भेजा था। चार्ल्स वुड जो एक समय पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड था, आज के समय 1861 में वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था भारत का। ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। That's it for now. We will meet in next lecture.